नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, ये सब्जेक्ट टॉपिक कक्षा 8 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। भारतीय संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, भारत का संविधान, जैसा कि आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और ये एक विस्तृत दस्तावेज है। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के कथन के बारे में, जो संविधान निर्माता की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है। अर्थात अंबेडकर को ऐसा लगता था कि हमने जो संविधान बनाया है वो भारत को चलाने लायक है, लचीला है, यानी समय के साथ इसमें बदलाव भी संभव है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। इन ये दोनों परिस्थितियां शांति के समय भी उपयोगी हैं और जब देश किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र या युद्ध की समस्या झेल रहा है उस समय भी ये देश के लिए उपयोगी है। ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। करते हैं शुरुआत संविधान की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता जिस पर हम चर्चा करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। अर्थात भारत का जो संविधान है वो पूरी तरह से भारतीय जनता को समर्पित है। लिखा है कि भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित, ये भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। हालांकि इसे संविधान सभा ने बनाया लेकिन संविधान सभा जनता के द्वारा निर्मित थी, तो पूरी तरह से ये संविधान जनता द्वारा निर्मित संविधान माना गया है और यहाँ इसमें जो अंतिम शक्ति है वो जनता को सौंपी गई। जैसा प्रस्तावना की बात करते हैं तो उसमें लिखा गया कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये शब्द इस बात की ओर हमें इशारा करते हैं कि भारत का संविधान पूरी तरह से जनता को समर्पित है और जनता ने ही इसे स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, अधिनियमित किया है, अर्थात आत्मा से, दिल से इसे स्वीकार किया है। अर्थात भारतीय संविधान की पहली विशेषता, पूरी तरह से भारतीय संविधान की जो पावर है, सत्ता है, ताकत है, वो भारतीय जनता को मानती है। बात करते हैं संविधान की दूसरी विशेषता की, प्रस्तावना, प्रियम्बल। दोस्तों, किसी भी संविधान की प्रस्तावना पूरी तरह से संविधान का सारांश होता है, जो ये बता देता है कि संविधान कैसा है। आप किसी भी संविधान की प्रस्तावना को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये संविधान किस ओर इशारा कर रहा है, हमें किस ओर ले जा रहा है। तो भारत का संविधान भी, जिसमें प्रस्तावना पूरी तरह से उसका सारांश है, क्या लिखा है आइए जानते हैं। भारत की जो प्रस्तावना है, लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख
26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था और ये उसी दिन लागू हुआ माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात इस पर किसी भी बाहरी ताकत का या शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक यानी जनता द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था जहाँ लागू होती है, ऐसा एक गणराज्य बना रहे और यहाँ के लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय मिलेगा। उनके विचारों की, उनके विश्वास और धर्म की, उनकी उपासना की, यानी वो किस प्रकार की पद्धति अपनाते, पूरी तरह से उनको आज़ादी होगी। उनको अपनी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने की भी आज़ादी होगी। साथ ही यहाँ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता अर्थात भाईचारों को बढ़ाने वाली भावना का भी विकास किया जाएगा। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। बोला है कि प्रस्तावना है वो संविधान की कुंडली है, जिसमें उद्देश्य व लक्ष्यों को दिखाया गया है। चलते हैं तीसरी विशेषता की ओर। तीसरी विशेषता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल यानी बड़ा संविधान है। जैसा बात करें, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान की तो 128 अनुच्छेद है। वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। दूसरी ओर यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो इन सब से कहीं अलग हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब तक हम संविधान में 105 संशोधन कर चुके, अर्थात इसको और भी ज़्यादा बड़ा बना दिया है। इन 105 संशोधनों के बाद देखा जाए तो वर्तमान भारतीय संविधान, जिसमें 470 अनुच्छेद लगभग और 25 भाग हो गए, और इसके कारण ये आज जैसा मूल रूप में था उससे भी कहीं ज़्यादा विस्तृत हो गया है। संविधान के एक अध्याय जो एक भाग है, जो चौथा भाग है, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें उल्लेख किया गया है, पूरा का पूरा एक भाग नीति निर्देशक तत्वों को ही लेकर के, जबकि बहुत से देश ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें नीति निर्देशक तत्व है ही नहीं। हरि विष्णु कामत ने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बात करते हैं चौथे भाग की, अर्थात चौथी विशेषता, भारत का संविधान पूरी तरह से लिखित एवं निर्मित संविधान है। आप देखेंगे कि कुछ देश ऐसे हैं जिनके संविधान लिखित है, तो कुछ देश ऐसे हैं जिनके संविधान मौखिक है। जैसे बात करें ब्रिटेन के संविधान की तो वो पूरी तरह से मौखिक है, जबकि बात करें अमेरिका की तो वो पूरी तरह से लिखित है। लेकिन हमारा संविधान लिखित भी और निर्मित भी। भारतीय संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों के लंबे समय के और कठिन संघर्ष के बाद इसे तैयार किया था। हालांकि उस समय संविधान सभा का चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हो पाया था, फिर भी यहाँ इस संविधान सभा में हर वर्ग को स्थान मिला था। संविधान सभा
के अंदर कुल 389 मेंबर थे और इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य क्या है अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया और उसी दिन से संविधान बनाने का कार्य शुरू हो गया और अंततः 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हुआ और उस दिन के बाद भी लगातार आज तक इसमें संशोधन होते जा रहे परिस्थितियों के अनुरूप। पांचवी विशेषता, संसदीय शासन प्रणाली। दोस्तों, भारत में शासन प्रणाली संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, यानी यहाँ पूरे देश को अलग अलग भागों में बांटा गया है और वहाँ से जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है जो हमारी सरकार को चलाने का काम या हमारे लिए नीतियाँ बनाने का काम करता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संसदात्मक प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद तो होता ही, इसके साथ साथ प्रतिदिन भी होता रहता है। दोस्तों, जैसा कि पता है पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। जैसा इन्होंने कहा है अंबेडकर ने कि यहाँ पर मूल्यांकन होता है, अर्थात एक निश्चित समय बाद चुनाव होते हैं जिसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे 20 मत देने का आग्रह करने के लिए आते हैं। यदि उन्होंने जनता के हितों के अनुरूप कार्य किया है तो जनता उन्हें एक बार फिर से चुनेगी और यदि उन्होंने काम जनता के हितों के अनुकूल नहीं किया है तो जनता नकार देगी, अर्थात उनका मूल्यांकन हो जाता है। हालांकि चुनाव तो एक निश्चित समय बाद होते हैं, लेकिन जैसा अंबेडकर ने कहा कि हर रोज भी उनका मूल्यांकन होता है, अर्थात जो सरकार के विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो हर एक मुद्दे पर सरकार की खिंचाई करते हैं। सरकार ने जनता के हित के लिए यदि कोई कार्य नहीं किया है, जनता का अहित होता है, तो वो सरकार को सूचित करते हैं, सरकार को कहीं न कहीं उसके लिए आड़े हाथों लेते हैं, अर्थात जनता के बीच में सरकार कैसा कर रही है इस बात का संदेश देते हैं। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बात करें कार्यपालिका की तो इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति शामिल है और ये पूरी तरह से व्यवस्थापिका अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इनके प्रति उत्तरदायी है। यानी एक भी व्यक्ति के खिलाफ कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है तो पूरी की पूरी सरकार है वो गिर जाती है। राष्ट्रपति का पद है वो गरिमा को, प्रतिष्ठा को प्रदान करने वाला बताया गया है, यानी ये सबसे बड़ा पद है, गरिमामय पद है। हालांकि देखा जाए तो ये संवैधानिक प्रधान है, प्रमुख है, वास्तविक रूप से सत्ता का मालिक है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन गरिमा के मामले में देखा जाए, इज्जत के मामले में देखा जाए या भारत के प्रथम नागरिक की बात की जाए तो वो राष्ट्रपति है जो निर्वाचित होता है। हालांकि वास्तविक शक्तियां हैं उसका प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, यानी प्रधानमंत्री और उनकी चुनी हुई टीम करती है। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। इसे व्यवस्था से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, यानी जब तक प्रधानमंत्री और उनकी टीम काम करेगी जब तक उनका सदन में विश्वास हासिल है, और जिस दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया सरकार को उसी समय इस्तीफा देना होगा, अर्थात सरकार गिर जाएगी। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र में भी अपनाया गया है और उसी तरह राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था अर्थात राज्यों को विभिन्न खंडों में बांट करके वहाँ से विधायक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हालांकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति की तरह, और चुनाव के माध्यम से लगातार राज्य की सरकारों का भी मूल्यांकन
होता रहता है। बात करते हैं अगली विशेषता, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। बात करें यदि मौलिक अधिकारों की, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो मौलिक अधिकार है उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। यदि मूल संविधान की हम बात करें तो 7 मूल अधिकार थे, जिसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 व 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य नागरिक अधिकार है, अर्थात वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। मूल अधिकारों का यदि किसी भी स्तर पर उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, अर्थात ये वाद योग्य है। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन जो दिसंबर 2000 में आया था, जो जुलाई 2009 में संसद ने पारित किया और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, अर्थात 21 के बाद 21A एक नया आर्टिकल अनुच्छेद जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है, और ये जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेंगे। MC छागला ने इस संबंध में कहा है, एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व कर सकता है। हम बात करें यदि न्यायपालिका की, तो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, और ये चागला कह रहे हैं कि ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी हम अभिमान कर सकते हैं दुनिया के सामने कि हमारे यहाँ अधिकारों की रक्षा की जाती है, होती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों को मूल कर्तव्य भी दिए गए। हालांकि मूल संविधान की बात करें तो उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 जिसमें आर्टिकल 51 का जोड़ा गया, और इसके तहत नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे, जिनकी पालना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। इसमें संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना बनाए रखना, प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करना जैसे कुछ प्रमुख कर्तव्य है। हालांकि अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के साथ ही संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और अब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना भी अभिभावकों का कर्तव्य है। अर्थात वर्तमान में मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य 11 है। बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आयरलैंड के संविधान से लिए गए ये नीति निर्देशक तत्व
कई बार पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और ये हमारे संविधान के भाग 4 के अंदर लिखे गए। तीसरा भाग बात कर चुके हम मौलिक अधिकारों की, और चौथा भाग है वो नीति निर्देशक तत्व की। राज्य की नीति निर्देशक तत्व व विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समकक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। यानी ये वो बातें हैं जो सरकार को दिशा निर्देश देती है, सरकार की राह को आसान करती हैं कि सरकार को क्या कार्य करना है। यद्यपि नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसा हम बात कर चुके हैं मौलिक अधिकारों की, तो वहाँ सरकार को आपको मौलिक अधिकार देने ही होंगे, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। ये सरकार तभी उपलब्ध करवा पाएगी जब सरकार के पास संसाधन होंगे, अर्थात न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है। यदि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती हैं तो भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते इनके खिलाफ। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए हालांकि आवश्यक है कि यह हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगी, अर्थात कोई भी सरकार, कल्याणकारी सरकार, इनकी उपेक्षा करने का प्रयास नहीं करेगी। नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में दर्ज है। बात करते हैं अगली विशेषता समाजवादी राज्य। बात करें समाजवाद शब्द की तो ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ये प्रस्तावना में 3 शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए और जिसके तहत भारत को समाजवादी गणराज्य बनाया गया। समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर जोड़े गए। इसके माध्यम से प्रस्तावना में भारतीय राज व्यवस्था को एक नई दिशा दिए जाने की भावना को दृष्टिगत रखते हुए जोड़ा गया था, ताकि यहाँ समाज को सर्वोपरि समझा जाए और देश की अखंडता और पंथ निरपेक्षता को भी तवज्जो दी जाए। बात करते हैं अगली विशेषता वयस्क मताधिकार, अर्थात यहाँ जो भी बालिग है उन सभी को वोट देने का, अपना मत देने का अधिकार दिया गया। हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को समान रूप से माना गया है, अर्थात अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पर लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। व्यक्ति अमीर है या गरीब, छोटा है या बड़ा, सभी के मत की कीमत समान रखी गई है और ये हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जाति, धर्म, वर्ण, नस्ल, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि मूल संविधान की बात करें तो वोट देने का अधिकार 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद दिया गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इस आयु सीमा में संशोधन करके इससे 21 की बजाय 18 कर दिया गया, अर्थात वर्तमान में 18 वर्ष की उम्र प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति वोट देने का संवैधानिक रूप से अधिकारी है, यदि उसने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए। बात करते हैं 10वीं विशेषता पंथ निरपेक्ष राज्य। जैसा बता चुका हूँ, पंथ निरपेक्षता शब्द भी बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसके तहत जैसा हम बात कर चुके हैं मौलिक अधिकारों में भी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक आज़ाद है। कौन सा धर्म मानेगा, किस धर्म में वो आस्था रखता है,
कौन से धर्म के नियमों का वो पालन करेगा, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। धार्मिक मामलों में राज्य ने एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया, यानी राज्य किसी भी प्रकार का धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। न ही राज्य किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म का दर्जा देगा और न ही वो किसी समुदाय विशेष को धार्मिक प्रश्रय देगा, यानी आसरा प्रदान करेगा धर्म के नाम पर। अर्थात इन मामलों में राज्य पूरी तरह से तटस्थ रहेगा, न तो वो किसी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा और न ही किसी प्रकार की वो सह देगा, यानी उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। धर्म के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी जिस प्रकार राज्य जो भी कल्याणकारी कार्य करेगा, चाहे वो नौकरी की बात करे या चाहे और किसी भी संसाधन के बंटवारे की बात हो, तो धर्म के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वे संविधान संशोधन द्वारा बाद में शब्द जोड़ा गया है। श्री वेंकटरमण के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होते हैं, यानी न तो धर्म को तवज्जो देते हैं और न ही धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, न धर्म का समर्थन करते हैं और न ही प्रत्येक व्यक्ति उनका विरोध करते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का वे समान रूप से अधिकार देते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। संविधान की कुछ और विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा हम अगले टॉपिक के अंदर करेंगे, तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।